हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। ठीक है, तो आज फिर है आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका एग्जाम एक्सपर्ट एनालिसिस के नाम से। तो कल हमने जैसा कि फिजिक्स को स्टार्ट किया था, फिजिक्स में पहला चैप्टर होता है मापन, मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट में हमने कल बेसिक पढ़ा हुआ था। अब सिस्टमेटिक ढंग से आज से हम लिखना शुरू करेंगे इसको। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, इसमें मापन के बारे में पढ़ना है। अब मापन के बारे में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद राशियों को पढ़ेंगे, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं, मात्रक होते हैं, तो उन्हीं से हम अदिश राशियों को पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत सदिश राशियों को पढ़ेंगे। और उससे पहले हम उनके सूत्रों को पढ़ेंगे। फिर हम विभिन्न सूत्र निकालना, जैसे कि कल हमने डिफरेंशियल फार्मूला को पढ़ा था, तो कल हो सकता है कि आप लोगों को टफ लग रहा हो, पहली क्लास थी, तो उसके पहले जब हम सूत्रों को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें और भी इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट यानी मापन की बात हो रही है, तो कुछ सूत्रों को, जैसे कि कल हमने कुछ मापन से रिलेटेड सूत्र पढ़े थे, तो नोट भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो इसमें कितने मीटर होते हैं, 1000, है ना। हम देखते हैं 1 मील की बात करेंगे तो उसमें कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, या इसी को मीटर में बदलेंगे तो पहले हमने पढ़ लिया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसमें हम देखते हैं 1000 का किलोमीटर में हम देखते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 मीटर। ठीक है, तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.6 किलोमीटर। 1 मील कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1600 मीटर। कैसे आया, क्योंकि 1.6 में मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 1000 का। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ था 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में वैसे सभी जानते हैं कि कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में हम देखते हैं कितने पाउंड होते हैं, तो हम देखते हैं 2.2 पाउंड लिख सकते हैं। ठीक है, या 205 जो भी लगाना चाहें, यानी 2.25 पाउंड के लगभग बराबर होता है। या 1 पाउंड की बात करेंगे तो पाउंड की बात करेंगे तो लगभग 450, या और सही दे जाएंगे तो 453 ग्राम, है ना। तो लगभग आएगा, जो भी ऑप्शन में मिल जाए आपका, 450 ग्राम का ही लगभग ऑप्शन में मिलेगा, तो 450 ग्राम। अब पाउंड से किसकी माप करते हैं, तो मास की, द्रव्यमान की, है ना। ये भी हमें कन्फर्म होना चाहिए कि द्रव्यमान की ही मात्रक हैं, चाहे किलोग्राम की बात करें और चाहे पाउंड की बात करें। और इसमें देखें, अब जैसे पाउंड आया तो 1 पाउंड कितने आउंस के बराबर होता है, तो हम देखते हैं 1 पाउंड बराबर हम देखते हैं 28.35 या नहीं, सॉरी, 16 आउंस। ठीक है, तो 1 पाउंड कितने आउंस के बराबर होता है, 16 आउंस के। अब आउंस से छोटा भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि 1 आउंस कितने ग्राम का होता है, तो हम देखते हैं जब 1 आउंस की बात करेंगे तो हम देखते हैं 28.35
ग्राम। इन चीज़ों को थोड़ा देखना है, 2-2 4-4 बार पढ़ेंगे तो हमें कन्फर्म हो जाएंगे। तो 1 आउंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 28.35 ग्राम। यानी 28 का मल्टीप्लाई हम 16 में कर देंगे तो हम देखते हैं 1 पाउंड निकल आएगा, है ना। तो 1 पाउंड कितने आउंस के बराबर होता है? 16 आउंस। और 1 आउंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 28.35 ग्राम हो जाएगा ना। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा याद कर लेना। कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है कि 1 गैलन की बात करेंगे कितने लीटर के बराबर होता है? तो गैलन से क्या मापते हैं? हम देखते हैं तरल पदार्थ को मापते हैं ना। तो हम क्या नहीं देते कि कितने गैलन हैं, तो हम देखते हैं जब गैलन की बात होगी तो 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो 3.785 लीटर, इतने लीटर के बराबर होता है। ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि 1 फुट की जो बात करते हैं तो 1 फुट कितने इंच का होता है, या 1 फुट की बात करते हैं कितने इंच के बराबर होता है? कल हमने पढ़ा हुआ था 12 इंच। अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, तो वैसी बात करेंगे तो 2.54 या उसी को लगभग 2.5 मान लेते हैं ना। तो 2.5 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट में कितने सेंटीमीटर कहला जाएंगे? तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 में। अब 12 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर बनेगा ना इतना। आपका यूपीएसआई एमपीएसआई में कई बार 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 1 फीट में कितने इंच होते हैं, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि जब 1 फीट की बात करेंगे तो हम देखते हैं 12 इंच, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.5। तो 2.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये छोटे मात्रक हो गए। अब हम जैसे पढ़ते हैं ना कई बार पारसेक क्या है ना। हम देखते हैं, पूछ लेते हैं समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। या हम देखते हैं यंगस्ट्रॉम क्या है, इस प्रकार से कई बार पूछ लेते हैं प्रकाश वर्ष क्या है ना। तो हम देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। पारसेक की बात करेंगे तो भी दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इनको लिखने के बाद पहले तो हम ये देख लें कि मीटर और किलोमीटर में क्या फ़र्क होता है। इसको हम आगे देख रहे हैं। और हम पढ़ेंगे, हेडिंग बना सकते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रकाश वर्ष से समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ऐसा पूछ लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है ना। तो हम देखते हैं 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है या कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष, इसको डिफाइन क्या करेंगे कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है ना। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। अब 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो हम देखते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं 9.46 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। अब हमें ये देखना है, जैसे मान लो हम रट के जाते हैं आपका एग्जाम में कि 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये हम रट के जाते हैं। और कभी कभी मीटर को किलोमीटर में भी पूछ लेते हैं। तो देखिए मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर की छोटा होता है? तो मीटर से बड़ा होता है। अब बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻3 लिख सकते हैं। अब चूंकि मीटर बड़ा है, मीटर छोटा है किसकी तुलना में? किलोमीटर की। तो अब इसको किलोमीटर में पूछें तो कितना लिख सकते हैं? 9.46, ठीक है, × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर।
आया समझ में? क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 10 की पावर 3 घट गई, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 यानी 10 की पावर 3, तो हम देखते हैं 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर आएगा ना। देखिए जैसे जैसे बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो प्लस में, जब प्लस की बात करेंगे तो बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो घातों की संख्या घटती है, और जब माइनस में जाते हैं तो घातों की संख्या बढ़ती है। ये बात हमें याद करना है कि जब भी बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं लार्ज यूनिट की ओर जाते हैं तो घातों की संख्या धनात्मक यानी प्लस में जो होती है हमेशा हम देखते हैं क्या होती जाती है, बड़े मात्रक की ओर जाएंगे तो घटेगी, और लेकिन घातें यदि ऋणात्मक हैं तो उल्टा होगा, बढ़ेगी। जैसे इसको हमने देख लिया, थोड़ा सा समझ लें। जैसे कई बार आ जाता है परीक्षा में आपका 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब देखना मीटर बड़ा है, और हम देखते हैं मीटर की तुलना में सेंटीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? छोटा। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 यानी 10 की पावर 2। तो हम देखते हैं जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और ये आपका परीक्षा में इतने बार पूछा गया है, ग्रेड 2 में संविदा में पूछा गया था, साइंस में ही, और पूछा गया था कि 1 एंगस्ट्रॉम, और हम लिख के याद करके जाते हैं रट्टा मार के कि 10 की पावर -10 मीटर। उसमें दिया था 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर +8 सेंटीमीटर, और हम रटे क्या थे? 10 की पावर 10 होता है, 8 तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज कोई नहीं। तो हम देखते हैं जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर छोटा मात्रक है तो घातों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कितनी घटेगी? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 आएगा ना। तो कई बार तो हमें ये देखना है कि जब घातें ऋणात्मक होंगी और बड़े मात्रक की ओर जाएंगी तो घातों की संख्या बढ़ेगी, और जब धनात्मक होंगी तो बड़े मात्रक की ओर जाएंगी तो घातों की संख्या हमेशा क्या होगी? घटेगी। ठीक है, ऋणात्मक में क्या होगा? बढ़ेगी, और धनात्मक में घटेगी, बड़े मात्रक। ठीक है, अब हेडिंग बना सकते हैं दूसरा। जैसे आ जाता पारसेक, तो अभी तो हमने प्रकाश वर्ष को पढ़ा है ना, अभी इसको भी देखेंगे। अब पारसेक, ठीक है, तो इसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि पारसेक है, समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, तो ये भी दूरी का मात्रक है। और हम देखते हैं 1 पारसेक बराबर कितने मीटर के बराबर होता है, या 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब 1 पारसेक की बात करेंगे तो हम देखते हैं 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। तो 1 पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। समझ में आए? अब यदि हम रट के गए कि मीटर को, तो हम देखते हैं किलोमीटर में पूछ लेंगे, तो किलोमीटर में बदलेंगे तो घातों की संख्या प्लस में है तो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि किलोमीटर क्या हो जाएगा? मीटर की तुलना में बड़ा। तो क्या लिख सकते हैं? 3.08 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। तो हम देखते हैं यहाँ 16 में से 3 घट जाएंगे, कितनी बचेगा? 13 किलोमीटर। बस हमें ये देखना है, बनेगा ना सभी से, ये हो जाएगा। तो 1 पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो हम देखते हैं 3.08 गुणे 10 की पावर 16। यह पूछ लें 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो इसी में लिख सकते हैं 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष बड़ा मात्रक है दूरी का कि पारसेक? पारसेक है, क्योंकि 1 पारसेक लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ना। और हम देखते हैं तारों की दूरियां हैं, जो हम देखते हैं स्टार्स जो होते हैं, तो हम देखते हैं किस में मापते हैं? पारसेक में, और या फिर हम देखते हैं प्रकाश वर्ष में। तो 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, या 1 पारसेक कितने मीटर के, कितने किलोमीटर के, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो आपको याद करना ही है ना,
ये इसकी जड़ है बिल्कुल से। और देखते हैं जैसे आ जाता है इसको मिटा दिया, एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, या इसी को बोल देते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई या इसी को बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिक को ए से व्यक्त कर देते हैं और यूनिट को यू से। ठीक है, अब क्या होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को या माध्य दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की माध्य दूरी क्या कहला जाती है, खगोलीय इकाई। अब एक खगोलीय इकाई कितना होता है, यानी एक AU बराबर 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। सॉरी, सूर्य और चंद्रमा मैंने बोल दिया, सूर्य और पृथ्वी के बीच की है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसे बोलते हैं खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। तो एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर होता है, ठीक है, तो 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर, या 95 है तो कभी कभी 96 लिख देते हैं ना, तो हमें ये देखना है माइनर है। 1.495 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 11। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ 10 की पावर 9 की 8, 1 किलोमीटर में कितनी, 1000, तो ये हो जाएगा किलोमीटर ऐसा। ठीक है, तो खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, ना कि चंद्रमा और सूर्य के बीच की, है ना। अब जैसे हमने पढ़ा था 1 मील, है ना, 1 मील हमने कितना पढ़ा था, कितने मीटर के बराबर, कितने किलोमीटर के, तो 1.6। इसी प्रकार होता है एक समुद्री मील, या उसी को नॉटिकल मील बोल देते हैं। तो एक समुद्री मील है ना, या इसी को बोल देते हैं NM, नाविक मील या नॉटिकल मील। तो समुद्री मील हम देखते हैं, समुद्र में जो हम देखते हैं दूरी मापते हैं उसको बोल देते हैं समुद्री मील। तो एक समुद्री मील की बात करते हैं, यानी एक नाविक मील की बात करते हैं, कितने हम देखते हैं मीटर के बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर। और हम देखते हैं किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो सीधा हम देखते हैं क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम देखते हैं 1852 मीटर। ऐसे ही उसमें किया था ना, उसमें 1600 मीटर था, इसमें 1852 मीटर हो जाएगा समुद्री मील, है ना। यदि आया समुद्र में दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम देखते हैं समुद्री मील, या उसी को नाविक मील बोल देते हैं। तो एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1852। ठीक है, आ जाता है एक फेदम। अब देखिए, जब भी समुद्र में दूरी मापने की बात हो तो समुद्री मील का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब गहराई मापने के लिए प्रयोग हो तो फेदम का यूज करते हैं। तो फेदम क्या होता है, समुद्र में गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेदम का। और एक फेदम बराबर क्या होता है, 6 फीट। एक फेदम कितने फीट के बराबर होता है, 6 फीट, या 1.828 मीटर। एक फेदम कितने फीट के बराबर होता है, तो 6 फीट के, या 1.828 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से
देखिए हमें उन चीज़ों को पढ़ना है। हम अक्सर कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, तो क्वालिटी होती है 4 घंटे वाला टॉप कर जाता है लेकिन 14 घंटे वाला टॉप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें कौन सी चैप्टर में पढ़ने लायक होती हैं। अब ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, CGS MKS, इन चीज़ों को कभी नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली चीज़ें हैं ना, हमको नोट्स बनाना है ना कुछ करना है इसका, है ना। CGS हमने पद्धति जो पढ़ी है ना, CGS को क्या बोलते हैं, MKS को क्या बोलते हैं, तो अब इतना सरल नहीं पूछेंगे, हमें थोड़ी और स्टैंडर्ड में जाना है कि जहाँ से थोड़ा आ सके। ठीक है, तो इनको देख लिया हमने। अब अभी चर्चा हुई थी एंगस्ट्रॉम की बात होती है, तो इसको भी देख लें। एंगस्ट्रॉम की बात होती है, या इसको किससे व्यक्त करते हैं, A के ऊपर 0 की पावर से। तो एंगस्ट्रॉम क्या है, तो हम देखते हैं जो तरंग दैर्ध्य मापते हैं किरणों का, है ना, तो हम देखते हैं उसको किस में व्यक्त करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य की अभिव्यक्ति करते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में। और ये आपका अक्सर पूछा जाता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर के, तभी हमने पढ़ा था 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 की पावर कितना, -10 मीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। बहुत पूछा जाता है आपका एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। इस प्रकार से जैसे कई बार पूछ लेते हैं परमाणु का आकार, है ना, केमिस्ट्री की भाषा में, तो परमाणु का एटम की बात करते हैं, तो 10 की पावर माइनस हम देखते हैं 10 मीटर। अब कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। इस प्रकार से ते हो गए। अब देखिए, तो हमने इसको मात्रक को पढ़ लिया, यहाँ से आपका क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कल हमने चर्चा की थी कि राशियाँ, या हम देखते हैं मूल राशियाँ क्या होती हैं, है ना। तो मूल राशियाँ जो हम पढ़ते हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, यानी ऐसी राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं वो सब क्या होती हैं, मूल राशियाँ। अब मूल राशियों से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। तो मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का, जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। तो जितनी मूल राशियाँ होंगी उतने क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। तो एक चार्ट बना सकते हैं, जैसे राशियों की बात करेंगे तो हम देखते हैं जैसे, तो मूल राशियाँ, मूल मात्रक, हम देखते हैं संकेत। तो कल हमने पढ़ा हुआ था कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है ना। कभी पूछ लेते हैं कभी कभी कि मूल राशियों की टोटल संख्या कितनी होती है, 7। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, तो हम देखते हैं लंबाई, है ना, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, है ना, और पढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो हमने कितनी पढ़ी 7 में, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके अलावा कोई भी मूल राशि नहीं होती है, केवल और केवल कितनी होती हैं, 7। तो इनको हम पढ़ते हैं 7 राशियों को। अब जब 7 राशियां होंगी तो पक्का है कि इन्हीं से संबंधित मात्रक भी होंगे, है ना। अब आ जाएगा SI पद्धति में लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, अब मीटर का संकेत क्या होता है, सिंबल की बात करेंगे तो देखना जितने भी संकेत, अब मीटर का संकेत होता है तो स्मॉल m, ना कि कैपिटल M। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब किलोग्राम का मात्रक क्या होता है,
मीटर, सॉरी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल है, संकेत क्या हो जाएगा, तो स्मॉल के स्मॉल जी, दोनों स्मॉल होते हैं, ठीक है। समय की बात करेंगे तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, है ना, सेकंड को टी से व्यक्त करते हैं। ताप की बात करेंगे तो केल्विन, है ना, कैपिटल के से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर को किससे व्यक्त करेंगे, ज्योति तीव्रता, इसका कैंडला होता है ना, तो स्मॉल सी स्मॉल डी। पदार्थ की मात्रा तो इसका हम देखते हैं मोल होता है, और इसको स्मॉल MOL से। अब आपने देखा जितने भी हम देखते हैं मूल राशियां पढ़ते हैं तो जो मूल मात्रक हैं वो भी 7 हैं, तो हम देखते हैं 2 को केवल कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल के और कैपिटल ए, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम हैं तो इसीलिए केल्विन में व्यक्त कर देते हैं और एम्पियर में व्यक्त कर देते हैं ये। क्या किलोग्राम लिखा है, हाँ हाँ हाँ, तो सबसे छोटा मात्रक जो समय का होता है, बिल्कुल आप कह रहे हो। अब जैसे ये कह रहे हो तो SI पद्धति की बात कर रहे हैं, जो SI पद्धति है, देखिए पहले जो पद्धतियाँ थी CGSI, FPSI, MKSI, तो SI जो पद्धति है MKS पद्धति का विस्तृत रूप है, यानी MKS। तो हम देखते हैं कि MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और हम देखते हैं द्रव्यमान का मतलब मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ किलोग्राम लिखते हैं ना कि ग्राम, है ना। जबकि CGS पद्धति में लिखते हैं ग्राम, तो CGS पद्धति को नहीं, जो SI पद्धति है तो किसके आधार पर चलती है, MKS पद्धति के। तो MKS पद्धति में हम देखते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इसीलिए हम देखते हैं इसका मात्रक यहाँ kg लिखते हैं, है ना। तो जब भी बात होगी तो हम देखिए, जैसे थोड़ी देर के लिए कह दें कि अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे कि 1 गिलास दूध या 1 लोटा दूध, तो हम देखते हैं कि ये कोई यूनिट नहीं है। आप हिंदी में भी पढ़ते हो कि 1 गिलास दूध, इसमें कौन सा विशेषण होगा, है ना, गुणवाचक होगा, प्रमाणवाचक होगा, तो हम देखते हैं यह संख्यावाचक होगा, निश्चित प्रमाणवाचक होगा, अनिश्चित प्रमाणवाचक। तो आप देखते हो 1 गिलास, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मापन की, SI पद्धति है, तो उसमें गिलास को कोई मात्रक नहीं माना गया है। तो हम देखते हैं यदि लीटर में होता तो लीटर निश्चित माप होती है, जरूरी नहीं किसी के घर में 250 ml का गिलास हो, किसी के घर में 500 ml का, तो 1 गिलास दूध ये सब क्या होता है, अनिश्चित प्रमाणवाचक होता है। क्यों होता है, क्योंकि गिलास का कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, निश्चित उसका वॉल्यूम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात की जो SI पद्धति है तो उसी के आधार पर मात्रक बनाए गए हैं। तो हमेशा हम देखते हैं तरल पदार्थ को मापते हैं तो किस में, लीटर में हमेशा मापते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब एक हमें हमेशा क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज करता है, किताब में भी नहीं लिखा होता है, और आ जाता है कि क्या जो मूल राशियां होती हैं वो सदिश राशियां होती हैं या अदिश राशियां होती हैं। जितनी भी मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों को हम कितना पढ़ते हैं, कितनी मूल राशि हमने पढ़ी, 7, है ना, 7 पढ़ी, 7 पढ़ी, और जितने ही इससे संबंधित मूल मात्रक होते हैं 7। अब जो मूल राशियां होती हैं वो सदिश होती हैं या अदिश होती हैं। एक शब्द आता है कि मूल राशियां अदिश होती हैं या सदिश, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मूल राशियां जितनी भी होती हैं सब क्या होती हैं, अदिश। बस ये ध्यान देना है कि मूल राशियां सारी की सारी क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं, ना कि सदिश। और ये अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, है ना। अब इन्हीं से बनती हैं, हम देखते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है और ना ही व्युत्पन्न मात्रक की। और हम देखते हैं मूल राशियाँ क्या पढ़ा हमने, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। और हम देखते हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मापने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वो सब क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वो सब क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। बनेगा ना। तो अब हम देखिए, अब हम इसमें हम पढ़ेंगे कुछ मात्रकों को, और जितने भी मात्रक पढ़ रहे हैं सब क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो उन्हीं को जब हम याद करेंगे, जब हमसे बनेगा अदिश सदिश के बारे में, और हम देखते विमीय सूत्र निकालते बहुत अच्छी तरह से बनने लगेगा। क्योंकि जब तक हमें सूत्र याद नहीं है जब तक हम विमा नहीं निकाल सकते। तो अब हेडिंग डाल सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है।
अब तुरंत हमारे मन में क्वेश्चन चल रहा होगा व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो वे मात्रक जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, ये जिनको मापने के लिए हमें मूल मात्रकों का सहारा लेना पड़ता है ना। तो हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और किससे बना है व्युत्पन्न मात्रक? व्युत्पन्न राशियों से। तो हम देखते हैं जैसे व्युत्पन्न राशियों की बात करें, ठीक है। अब जितने भी हम पढ़ते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था आयतन, ठीक है। अब आयतन है, हम देखते हैं मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि है, तुरंत हमें याद करना है कि मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। उन 7 में इसकी काउंटिंग नहीं की थी ना आयतन की, तो आयतन क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। अब आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन को मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और सभी क्या हैं? चाहे लंबाई की बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, सभी क्या है? दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसीलिए लिख देते हैं आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आया समझ में? नहीं समझ में आता है तो इसको और इससे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। आयतन बराबर लिख सकते हैं हम सीधा लंबाई, ठीक है, गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब आ जाएगा समझ में। अब लंबाई की बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, तीनों क्या है? दूरी। और हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आया समझ में? इस प्रकार से। अब जैसे हम बात करें, कल हमने पढ़ा था चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? तो हम देखते हैं दूरी बटे समय। यानी जब हम चाल को मापेंगे तो हमें लंबाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हम देखते हैं समय की भी। और लंबाई और समय क्या है? मूल राशि। तो ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अब दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। तो दूरी की जगह क्या लिख सकते हैं? मीटर। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड। अब जब भी हमारे माइंड में आए क्वेश्चन कि समय को सेकंड ही क्यों लिखते हैं, है ना, घंटा भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसीलिए सेकंड लिखते हैं। अब वेग या वेलोसिटी की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब देखना, विस्थापन क्या है? विस्थापन दूरी है, और दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। आ रहा है समझ में? अब हम चलें त्वरण की ओर। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। अब देखिए इस प्रकार से लिख रहे हैं कि एक का संबंध दूसरे से बताते जा रहे हैं, ताकि हमें जब आगे पढ़ते जाएं तो हमें तारतम्यता बनी रहे कि ये वाला बन जाएगा। अब तुरंत हमें देखना है वेग बराबर क्या लिखा हमने? विस्थापन बटे समय, ठीक है। और बटे समय तो क्या हो जाएगा? तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो समय सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इनको हम याद कर लेंगे, फिर आप तुरंत विमाय निकालोगे, गारंटी है, तुरंत विमाय निकालते बनेगा। तो त्वरण का मात्रक पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। या त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो वेग बटे समय हो जाएगा। अब त्वरण की बात करें तो यानी हमें वेग मिल गया, समय मिल गया, तो त्वरण के बाद बात करें हम बल की। अब बल बराबर जब लिखते हैं तो क्या आता है? द्रव्यमान, ठीक है। जब भी बल बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब तुरंत हमारे मन में आना चाहिए कि द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। यानी द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम। तो हम देखते हैं यहाँ किलोग्राम लिख देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे? किलोग्राम, ठीक है। अब इनटू में क्या लिखा है? त्वरण। तो त्वरण बराबर हमने क्या पढ़ा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी बल का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या कभी कभी इसको दे देते हैं न्यूटन।
तो न्यूटन को हम ये करेंगे कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम बेमा निकालेंगे तुरंत बन जाएगा कि किलोग्राम को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर को किस में व्यक्त करते हैं, सेकेंड को किस में व्यक्त करते हैं। अब इसी से रिलेटेड जैसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कार्य, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं इसको, कार्य को। और कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुणे विस्थापन। ठीक है, बल भी सदिश राशि होती है, विस्थापन भी, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब देखना कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, तो बल में हमने क्या लिखा है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य का जो सूत्र हो जाएगा आपका, तो अब इससे कार्य बराबर हम तुरंत निकालेंगे। तो हमें कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब विस्थापन क्या है, दूरी है, तो हम देखते हैं कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या होगा। तो हमें तुरंत ये देखना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका निकाला था, अब इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, विस्थापन का, और विस्थापन क्या है, दूरी है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और लिख सकते हैं, इनको सभी को याद करना है। संवेग, ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए हमने द्रव्यमान का मात्रक पढ़ा है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का मात्रक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये मात्रक लिखे हैं और ये सूत्र लिखे हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं और वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें शक्ति का, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, ठीक है, कार्य बटे समय, या इसी को किससे व्यक्त कर देते हैं, जूल। इसके सूत्र को और अच्छी तरह से निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर हमने पढ़ा है बल गुणे विस्थापन, और बटे हम देखते हैं समय का लिख देते हैं मात्रक, तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। और लिख सकते हैं आवेग, ठीक है, अगला लिख लीजिए आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय, है ना, या इसी को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड, या न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, हम देखते हैं जो बल का हमने सूत्र निकाला था, द्रव्यमान बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिख लीजिए गतिज ऊर्जा, बहुत पूछा जाता है इसका, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इसी को के ही बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं हाफ mv², 1/2 mv², mv यानी द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा,
या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, P बराबर mgh, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई, है ना। m मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान, और g मीन्स क्या होता है, त्वरण, और h मीन्स क्या होता है, ऊंचाई, यानी लंबाई की बात हो रही है। हो गए 10-12, ठीक है। अब इनको आपको याद करना है, इन्हीं में हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश। अब हम समझ लें थोड़ी, सदिश और अदिश शब्द आता है। देखिए पूछा जाता है आपका जनरली सदिश राशियां क्या हैं, अदिश राशियां क्या हैं। तो देखिए सदिश राशियां, अब वैसे तो जनरली परिभाषा होती है, सदिश राशियों की परिभाषा क्या होती है, वे राशियां जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों को व्यक्त करती हैं। जो दिशा यानी डायरेक्शन की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो दोनों को व्यक्त करती हैं, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ। और ऐसी भौतिक राशियाँ जो केवल हम देखते हैं परिमाण को व्यक्त करती हैं, दिशा को नहीं, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। यानी यदि केवल परिभाषा के माध्यम से समझें तो हम अदिश और सदिश में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए होंगे अभी, है ना। तो सदिश राशियों की परिभाषा क्या होती है, जो हम देखते हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वो सदिश कहलाती हैं। अदिश क्या कहलाती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनमें हम देखते हैं परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। अब इनकी जो निकालने का तरीका होता है, सरल तरीका, जब भी कोई सवाल पूछा जाए कि अदिश निम्नलिखित में से कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश, तो देखिए पहले तो हमें एक चीज़ याद करना है कि जितनी भी मूल राशियाँ होती हैं सब क्या होती हैं, अदिश। ये हमें पक्का याद है। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। अब और अदिश की पहचान क्या होती है, और अच्छी तरह से अदिश राशियाँ हम देखते हैं, दो समान राशियों की बात करें तो चाहे उनका गुणा करें चाहे भाग करें, तो हम देखते हैं कि जब दो समान राशियों का चाहे गुणनफल हो चाहे भागफल हो, तो हम देखते हैं उनका रिजल्ट किसके रूप में आता है, हमेशा अदिश। यानी अदिश बराबर क्या लिख सकते हैं, अदिश गुणे अदिश, या हम देख सकते हैं अदिश भागे अदिश, या सदिश गुणे सदिश, और या हम देखते हैं सदिश भागी सदिश। यानी दोनों का रिजल्ट जो होगा किसके रूप में आएगा, अदिश के रूप में। तो जो दो समान राशियों के गुणनफल अथवा भागफल से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है, अदिश। अब जैसे हम देखते हैं कि दो राशियां हैं यानी दो अदिश राशियां हैं, तो हम देखते हैं जैसे कार्य, आपका कई बार आया है क्वेश्चन कार्य, तो कार्य को पूछ लेते हैं सदिश राशि है अदिश राशि है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यही होता है ना। तो बल क्या है, सदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। यानी सदिश मल्टीप्लाई सदिश बराबर रिजल्ट क्या आएगा, अदिश। तो कार्य हुआ ना अदिश राशि, आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ में। अभी आपको कठिन लग रहा होगा कि बल ही को हमें समझ में नहीं आया। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, और मूल राशि क्या होती है, हमेशा अदिश, और त्वरण क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश का गुणनफल हमेशा क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं सदिश, तो दो असमान राशियों के, असमान यानी अदिश गुणे सदिश, ठीक है, या सदिश गुणे अदिश, तो इनका रिजल्ट जो होगा किसके रूप में होगा, सदिश के रूप में। या फिर अदिश भागे सदिश, या फिर हम देखते हैं सदिश भागे अदिश, तो भी हम देखते हैं किसके रूप में होगा, सदिश के रूप में। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे देखें वेग, ठीक है। अब पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, वेग है सदिश राशि है अदिश राशि है, तो वेग का मात्रक जब तक हमें पता नहीं है, जब तक हम ये नहीं बता सकते, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय।
अब देखना तुरंत हमने देखा है कि विस्थापन में डायरेक्शन नेत होती है, यानी विस्थापन क्या सदिश राशि है। समय तो तुरंत हमें ध्यान देना है कि समय मूल राशि है ना, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा, तो मूल राशियां हमेशा क्या होती हैं अदिश, यानी सदिश बटे अदिश। कहाँ दिया है सदिश बटे अदिश, ये दिया गया है, यानी क्या हो जाएगी सदिश राशि हो जाएगी, बनेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि। तो कोशिश है कि आपके समझ में आया होगा आज का वीडियो, और लगातार जुड़े रहिए आप ये अध्ययन के लिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हो यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो रूटीन बनाए रखने के लिए, रेगुलर वीडियो देखने के लिए। इसके बाद हम अगली क्लास के साथ, अभी चैप्टर अपना यही चलेगा है ना, हम अगले चैप्टर में सदिश और अदिश को अच्छी तरह से भी समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जब सदिश और अदिश को समझ लेंगे तो हम देखते हैं विमीय सूत्र निकालना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।